हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बेहतरीन होंगे, अपने प्रिपरेशन भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी एबीएफएम मेंटोर प्रगति और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 के रिगार्डिंग, जो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, किस तरीके से उनकी फंक्शनिंग होती है और किस तरीके से वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। तो टेलीग्राम चैनल फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए क्योंकि आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के जरिए ही मिलता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले सेशन को प्रोसीड करते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। कितने तरीके के टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? देखिए, क्या ये जरूरी है कि हर ऑर्गेनाइजेशन एक ही पैटर्न का फॉलो करता है? एक ही टाइप फॉलो कर सकता है? क्या ये पॉसिबल है? मुझे बताइए। डिफरेंट तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, उनके गोल्स अलग होते हैं, उनका मोटिव अलग हो रखा है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग हो रहा है। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ही तरीके का फॉर्म या टाइप ऑर्गेनाइजेशन का फॉलो अप हो सकता है? नहीं हो सकता ना भाई। अगर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है, मुझे ऐसे बताइए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर अलग अलग हो रखे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनके सोचने का तरीका वो भी अलग होगा। किसी एक सिंपल सिचुएशन को ये दो जो लीडर्स हैं वो अलग अलग तरीके से देखते हैं। ठीक उसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन में भी किसी एक तरीके का टाइप फॉलो करने की बजाय वेरियस टाइप फॉलो किए जाते हैं एज पर दियर ऑब्जेक्टिव, एज पर दियर गोल। तो उन्हीं के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं अगर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, तो ध्यान रखिएगा 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेजर तौर पे देखे जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी क्या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? बेशक इसके अलावा भी कुछ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसमें आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन भी देखे जाते हैं। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ वही 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ने हैं। भाई आपको तो वही पढ़ना है ना जो आपके सिलेबस में दिया है, कि उससे ज्यादा पढ़ेंगे? उससे ज्यादा तो किसी को नहीं पढ़ना है ना। तो आपके सिलेबस में बस ये 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछे गए हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं? सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद बात होती है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि आपका है सेकंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके सिलेबस में मेंशन है, जिसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो और भी कई तरह के टाइप्स देखे जाते हैं। जैसे अभी मतलब हॉरिजॉन्टल होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, वर्टिकल होते हैं। इन तरीके के आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे मेजर तौर पे बस 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने हैं, क्योंकि यही इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन से 4 टाइप्स ऑर्गेनाइजेशन है? सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में ये दोनों ही मिक्स करके दिया है और हम इन्हें अभी अलग अलग पढ़ेंगे ताकि आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, देन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसी के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अच्छा मुझे बताइए, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सब कुछ क्या होगा, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में होगा, है ना। सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन क्या, कि यहाँ भाई जहां पे सब कुछ सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा। यानी इसमें क्या होगा, इसमें कोई एक अथॉरिटी होगी, सोल अथॉरिटी जिसे कह सकते हैं, जो सारे डिसीजन लेने का काम करेगी। यही तो होता है ना। सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा भाई, लोगों को पता है उनका टास्क क्या है, उनको वर्किंग आवर फिक्स है, ठीक है, उनके ऊपर कोई एक सोल अथॉरिटी जिसे उन्हें रिपोर्ट करना है। ये सब क्या है, ये सब कुछ हिस्सा होता है सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन का। तो अगर मैं सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो ये जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, इसमें जो मेजर डिसीजन है, चाहे वो रिसोर्सेस का एलोकेशन कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, टास्क के रिगार्डिंग एलोकेशन है, ये सब कुछ किसी सिंगल इंडिविजुअल के जरिए ही किया जाता है। और वही इंडिविजुअल इसके रिगार्डिंग जो डायरेक्शन है कंपनी के लिए वो प्रोवाइड करेगा। यानी सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक सिंगल सुपीरियर अथॉरिटी होती है, यानी जो मेजर डिसीजन दिए जाते हैं उसी अथॉरिटी के जरिए दिए जाते हैं। यानी जो भी रिसोर्सेस कंपनी के अवेलेबल है, उन रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरीके से उन रिसोर्सेज को यूज करना है, इस बारे में गाइडेंस देने का काम भी वही सिंगल इंडिविजुअल करता है। वही बताता है कि कंपनी के लिए क्या करना बेहतर है, कंपनी के प्रॉफिट ओरिएंटेड चीजें करने के लिए आपको बताता है, आपको टास्क असाइन करता है।
यानी बात हो चाहे टास्क असाइन करने की, रिसोर्सेज एलोकेशन करने की या फिर डायरेक्शन देने की, ये इसी सिंगल पर्सन के जरिए, इसी इंडिविजुअल के जरिए ही दिए जाते हैं। यानी यही सोल अथॉरिटी होती है जो टास्क को असाइन भी करती है और टास्क को मॉनिटर और उसके रिगार्डिंग फीडबैक देने का काम करती है। और अगर वही बात की जाए स्मॉल फर्म्स में, तो मेजर तौर पे इस तरीके का जो सिस्टम है या फिर इस तरीके का जो टाइप है ऑर्गेनाइजेशन का, ये स्मॉल फर्म्स में ज्यादा फॉलो किया जाता है क्योंकि इसमें एक ही बिजनेस ओनर होता है। भाई एक ही बिजनेस ओनर हो रखा है तो वही डायरेक्शन देने का काम करता है, वही रिसोर्सेस एलोकेट करता है और वही टास्क असाइन करने का काम भी करता है। यानी जो वही रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी चॉइसेस लेने की बात होती है, डिसीजन लेने की बात होती है, उसी पर्सन के जरिए किया जाता है जो कि कंसर्न होता है रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, यानी सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन आपने क्या समझा, मेजर तौर पे स्मॉल फर्म्स के जरिए ये फॉलो किया जाता है। या फिर जैसे देखिए आप कोई छोटा सा अगर आप शॉप का एग्जांपल लेते हैं, उसमें क्या है, उसमें सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन फॉलो किया जाता है। कैसे, उसमें जो बिजनेस ओनर होता है वही क्या करता है, मेजर डिसीजन जो बिजनेस ओनर है यानी जो उस बिजनेस का मालिक है, जिसके पास ओनरशिप राइट है, मालिकाना हक है, वही मेजर डिसीजन लेने का काम करता है। और बाकी जो पर्सन उनके यहाँ काम करते हैं उस शॉप पे, वो क्या करते हैं, वो उस ऑर्डर को या फिर जो भी वो ऑर्डर देता है, जो भी डायरेक्शन देता है, उसको फॉलो करने का काम करते हैं। यही करते हैं ना। जैसे आप कोई भी शॉप ले, चाहे गारमेंट्स की शॉप ले लीजिए या कोई भी छोटी सी स्मॉल फॉर्म लीजिए, वहां पे एक ही मेजर ओनर होता है जो डिसीजन लेगा और सभी उस डिसीजन को फॉलो करते हैं। तो ये क्या एग्जाम्पल हुआ, ये एग्जाम्पल हो गया सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन का। यानी सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ही पर्सन के हाथ में हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होती है। यानी कोई इंडिविजुअल होता है या कोई सोल अथॉरिटी होती है, इंडिविजुअल या फिर सोल अथॉरिटी होती है, या सोल डिपार्टमेंट भी आप यहाँ पे कह सकते हो, सोल अथॉरिटी आप भी कह सकते हो। यानी एक ही पर्सन के हाथ में पूरी ओनरशिप होती है, जो भी डिसीजन लेने का राइट है उसके रिगार्डिंग, डिसीजन लेने की बात हो, डायरेक्शन इशू करने की बात हो, ये सब कौन करता है, यही सिंगल पर्सन या इंडिविजुअल करता है। उसी का कंट्रोल होता है डिसीजन पे और इसकी लिमिटेड ऑटोनॉमी भी होती है, जिससे क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफिशिएंट और कंसिस्टेंट बेसिस पे काम करता है, कम्युनिकेशन का फ्लो बनता है और रिस्क मैनेजमेंट भी मेंटेन होता है। यानी ये क्या है, ये पूरा मैंने आपको फ्लो दिखाया है सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन का कि ये किस तरीके से वर्क करता है। यानी हायरार्की ऑफ अथॉरिटी किसके पास होगी, किसी एक पर्सन के पास, वही डिसीजन लेगा, फिर डिसीजन के रिगार्डिंग लिमिटेड ऑटोनॉमी भी होगी। उसी के बाद जो कम्युनिकेशन का फ्लो है वो भी मेंटेन किया जाएगा, साथ ही साथ किस तरीके से चीजें करनी है, डायरेक्शन भी वही इशू करेगा और रिस्क मैनेजमेंट भी, सब कुछ क्या होता है, सब कुछ उसी पर्सन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होता है। तो ये तो बात होगी सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन की। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि है डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आपके सिलेबस में ना सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों साथ में ही मेंशन है। मैं यहाँ पे आपको सेपरेट करके बता रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट दोनों में क्लियर हो जाए कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में आपको डिफरेंस भी पता चल जाए। अब डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, भाई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कुछ भी सिस्टमैटिक फॉर्म में नहीं है, यानी सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन का जस्ट अपोजिट, इसलिए मैं यहाँ पे आपको अलग बता रही हूँ। ठीक है, यानी क्या होगा, जस्ट अपोजिट है, कुछ भी सिस्टमैटिक फॉर्म में होगा, मुझे बताइए, कुछ भी यहाँ पे सिस्टमैटिक फॉर्म में होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पे। यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्डर दिए जाते हैं, जो डिसीजन दिए जाते हैं, वो सोल अथॉरिटी पे बेस्ड ना होकर के वो डिसीजन कई डिपार्टमेंट में बांट दिए जाते हैं। जैसे सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या देखा था कि एक सिंगल अथॉरिटी होगी, इंडिविजुअल होगा जो डिसीजन लेगा और उसी के डिसीजन और डायरेक्शन को लोग फॉलो करेंगे, जो भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि भाई इसमें जो डिसीजन होता है वो एक सिंगल अथॉरिटी लेती है, साथ ही साथ उस डिसीजन को कई डिपार्टमेंट में भी बांट दिया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, कोई एक सोल अथॉरिटी नहीं हो कर सकते जिसमें जिसके लिए सब कोई लायबल होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। यानी अगर डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है, जो अथॉरिटी है, जो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन क्या ऑपरेशनल डे टू डे आपको करना है, क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। यानी यहाँ पे अगर किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी सोल अथॉरिटी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है जो कि लायबल होगा। यहाँ पे जो ऑपरेशंस के रिगार्डिंग जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर जब कभी डिसीजन लेने की बात आएगी, ऑर्डर देने की बात आएगी, या फिर डायरेक्शन देने की बात आएगी,
तो ये ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अलग अलग डिपार्टमेंट में या अलग अलग इंडिविजुअल्स को। यानी यहाँ पे सिर्फ टॉप मोस्ट लेवल पे जो पर्सन बैठा है सिर्फ उसी को ही कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाता, यानी सिर्फ मेजर फोकस उस पे ही नहीं किया जाता, बल्कि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और साथ ही साथ ऑर्डर लेने का जो राइट है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी ये जस्ट अपोजिट होता है सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो ऑर्डर दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्सन के जरिए ही दिया जाता है, सारे पर्सन के जरिए ये ऑर्डर नहीं दिया जाता है। आई बात समझ में? यानी सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ भाई? डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या देखा कि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बिल्कुल एक ट्रैप बना हुआ है, पूरा जाल बना हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें कोई भी एक सिंगल अथॉरिटी है ही नहीं, ठीक है? यहाँ पे कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं होती है। सिंगल अथॉरिटी क्या होती है? मिसिंग होती है, ठीक है? यहाँ पे आपको जो डिसीजन ले रहा है वो टॉप लेवल पे डिपेंडेंट नहीं है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या जो भी ऑपरेशंस डे टू डे परफॉर्म किए जाते हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी या डायरेक्शन पूरे ऑर्गेनाइजेशन को होता है और सबको राइट होता है स्पेसिफिक पर्सन को कि हाँ आप इसके रिगार्डिंग डायरेक्शन इशू कर सकते हो या आप किसी पर्टिकुलर टास्क को आप असाइन कर सकते हो, ठीक है? यानी ये जस्ट अपोजिट होता है सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन की। जैसा कि आप देख भी सकते हो इसमें क्या, इसमें बिल्कुल एक ट्रैप बन गया, एक जाल जैसा बन गया कि हर कोई क्या कर रहा है कि भाई ये जो देखो आप पिक्चर देखो, पिक्चर में देखिए मैंने मेंशन किया है, ये क्या है, ये भी ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है? ये भी हाईलाइटेड, ये भी ऑर्डर दे रहे हैं, ये भी ऑर्डर दे रहे हैं और ये सब कुछ क्या है, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड, यानी हर कोई किसी ना किसी को ऑर्डर दे रहा है। कोई एक सिंगल अथॉरिटी यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो एक लाइन स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है, यानी कुछ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज होती है स्टाफ फंक्शंस की, उसी के अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसके जरिए फॉलो किया जाता है। कौन सा स्ट्रक्चर? देखिए ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है? स्ट्रक्चर यानी इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल अथॉरिटी से कनेक्टेड होने की बात नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, इसका जो फीचर्स है वो क्लियरली ये बताता है कि चेन ऑफ कमांड की ये बात करता है। चेन ऑफ कमांड की मतलब जैसा पिक्चर में भी देख सकते हो भाई, यहाँ पे क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ है, फिर उसके अंदर डिप्टी चेयरमैन है, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, यानी यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल आप देख सकते हो पूरी चेन बनी हुई है। यानी यहाँ पे जो भी मैनेजर जो डायरेक्ट करते हैं वो टास्क को, जो भी आपको असाइन किया गया एम्प्लॉय को जो भी टास्क डायरेक्ट किए जाते हैं उनको वो सबऑर्डिनेट भी करते हैं, साथ ही साथ उनके रिगार्डिंग एडवाइस या गाइडेंस प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं। यानी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इसमें डायरेक्ट अथॉरिटी होती है जो कि लाइन स्ट्रक्चर में होती है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें क्लियरली चेन ऑफ कमांड इन्वॉल्व होता है, यानी कोई एक सर्टेन इंडिविजुअल होगा या कोई सोल अथॉरिटी होगी, उसके अंडर में कुछ लोग होंगे, फिर अगेन उनके अंडर में भी कुछ लोग होंगे। इसी तरीके से ये पूरी जो लाइन है ये मेंटेन की जाती है। यानी यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स ना केवल डायरेक्शन देने का काम करेंगे, यानी यहाँ पे मैनेजर्स मेजर रोल प्ले कर रहा है। जो टॉप लेवल पे जो पर्सन होगा वो डायरेक्शन देता है मैनेजर्स को, मैनेजर्स किसको डायरेक्शन देंगे, जो उनसे लोअर लेवल पे मैनेजर उनको डायरेक्शन देंगे, और इस तरीके से ये चेन, ये लाइन पूरी बनती चली जाएगी। यानी मैनेजर्स यहाँ पे न केवल डायरेक्शन देते हैं बल्कि जो स्टाफ होते हैं उनके साथ इनकॉर्पोरेट भी करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट भी करते हैं, साथ ही साथ उन्हें उनके टास्क रिगार्डिंग एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और गाइडेंस प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए इसलिए मैंने पिक्चर के जरिए भी आपको समझाया। यहाँ पे सीईओ थे, चेयरमैन यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उनके अंडर में कौन है, डिप्टी चेयरमैन आ गए और एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आ गए, ठीक है? इन्होंने इन दोनों को अपॉइंट किया। अब डिप्टी चेयरमैन के अंदर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के अंदर भी कुछ लोग आ गए, भाई सेल्स मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, फाइनेंस कंट्रोलर है, यानी ये क्या, एक चेन बनती चली जाए, एक हायरार्की बनती जा रही है। सेल्स मैनेजर क्या करेगा, सेल्स मैनेजर अपने अंडर में सेल्समैन को अपॉइंट करेगा। प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, फैक्ट्री वर्कर्स को अपॉइंट कर रहा है। फाइनेंशियल कंट्रोल क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर को अपॉइंट करेगा। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चेन बनती चली जा रही है। और जो मैनेजर्स है, यानी जैसे सेल्स मैनेजर ने सेल्स पर्सन को अपॉइंट किया तो क्या करेगा, वो उसके साथ कोऑपरेट करेगा
और उसके टास्क के रिगार्डिंग कोई अगर नीड उसे होगी, सपोर्ट की जरूरत होगी, तो वो भी उसे प्रोवाइड करने का काम करता है मैनेजर। तो ये तो बात होगी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की। आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, अगर उसकी बात की जाए तो इसे डिफाइन किया जाता है कुछ स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स में, और हर डिपार्टमेंट का मेजर फंक्शन होता है। जैसे देखिए मेजर फंक्शन मतलब, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, अलग अलग तरीके से आपको डिपार्टमेंट को डिवाइड कर दिया जाता है। सेल्स टीम हो गई, मार्केटिंग टीम हो गई, आईटी टीम हो गई, एचआर टीम हो गई, फाइनेंस टीम हो गई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग तरीके से क्या होता है, यानी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात की जाती है। यानी फाइनेंस को डील करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया गया, मार्केटिंग को डील करने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया गया, सेल्स को इनहेंस करने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया गया, प्रोडक्शन बेहतर तरीके से प्रोडक्शन स्मूथली हो उसे टैकल करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया गया। यानी इसमें क्या होता है, इसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और वो अलग अलग तरीके से फंक्शन भी करते हैं। और बात की जाए अगर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उसमें मेजर तौर पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की ही बात की जाती है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज फर्म है, लार्ज कंपनीज हैं, प्रोडक्शन बड़े लेवल पे होता है, सेल्स ब्रॉडर लेवल पे होती है, आईटी मार्केटिंग ब्रॉड लेवल पे होती है, इसीलिए यहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं और वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स उन्हें जो भी टास्क असाइन किया जाता है उस टास्क को वो परफॉर्म करते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया गया तो उनका क्या काम होगा भाई, प्रोडक्शन रिलेटेड सारी चीजें वो डील करेंगे। सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया गया तो सेल्स को इनहेंस करने का काम, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का काम सेल्स डिपार्टमेंट करेंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाया गया तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा भाई, वो एडवर्टाइज पे ध्यान देगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल्स कनेक्टेड होते हैं भाई, वो एडवर्टाइज पे ध्यान देगा, कैंपेनिंग करेगा, ताकि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सेल को इनहेंस किया जा सके। तो और फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, कॉस्ट कंट्रोल करने का काम करेगा, कॉस्ट रिडक्शन करने का काम करेगा, या फिर कॉस्ट एलोकेशन करने का भी काम करेगा, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा। ह्यूमन रिसोर्स एचआर डिपार्टमेंट बना दिया गया है, वो क्या करेगा, जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, स्टाफ की जो नीड है उसको फुलफिल करने का काम करेगा। यानी ये देखेगा कि भाई अगर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो स्टाफ है उनकी कमी हो रखी है, या फिर उनको रिप्लेस करने की जरूरत है, या फिर और स्टाफ को एम्प्लॉय करने की जरूरत है, तो वो स्टाफ एम्प्लॉयमेंट का काम करेगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या है, ये सारे के सारे अलग अलग तरीके से डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। और मोस्टली अगर बात की जाए ब्रॉड फर्म्स की या फिर ब्रॉड लार्ज लेवल पे कंपनीज की, तो वो इसी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो अप करते हैं। ठीक है, वहां पे क्या फॉलो किया जाता है, इसी तरह का फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ही फॉलो किया जाता है, क्योंकि वहां पे जो एम्प्लॉयज का जो ग्रुप है उनकी स्किल्स और नॉलेज सिमिलर होती है। भाई मुझे बताइए, सेल्स का कोई बंदा है, सेल्स और मार्केटिंग टीम का कोई पर्सन है, तो उनकी क्या होगी, स्किल सेम होगी ना। सेम डिपार्टमेंट में अगर हमने क्या किया, एक डिपार्टमेंट में क्या हम सेल्स की टीम में किसी फाइनेंस के बंदे को उठा करके करेंगे, नहीं करेंगे ना। या फिर अगर ह्यूमन एचआर डिपार्टमेंट में फाइनेंस के पर्सन को एम्प्लॉय करेंगे, नहीं करेंगे। यानी फंक्शनल डिपार्टमेंट में जो पर्सन यानी जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी स्किल्स, उनकी नॉलेज, ये सब क्या होती है, सब कुछ सिमिलर होती है, एक जैसी होती है। सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो बंदा होगा उसको सिमिलर स्किल है, फाइनेंस का जो बंदा होगा उसको जाहिर सी कॉस्ट के बारे में पता होगा, प्रॉफिट के बारे में पता होगा, लॉस के बारे में वो पता होगा, बैलेंस शीट वो देख रहा होगा, कंपनी कितना आउटपुट जनरेट करे उसके बारे में पता होगा। प्रोडक्शन टीम प्रोडक्शन के बारे में देखेगी, जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात अगर की जाए तो वो डेवलपर्स होंगे, टेस्टर्स होंगे, क्वालिटी एश्योरेंस होंगे, मेंटेनेंस की बात होगी, ये सब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में होगी। ह्यूमन रिसोर्सेज में रिक्रूटमेंट हो से जुड़े लोग होंगे, लर्निंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो लोग होंगे, पेरोल की बात होगी। इसी तरह सेल्स में क्या होगा, फील्ड सेल्स फोर्स की बात होगी, मार्केटिंग की बात होगी, ई कॉमर्स की बात होगी। तो यानी क्या है, कहने का मतलब है कि इसमें जो डिपार्टमेंट में जिन लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है वो सब कुछ क्या होता है, सिमिलर स्किल्स, नॉलेज और टैलेंट के होते हैं, जिससे उस एरिया के यानी उस डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्टीज है वो तो बेहतर मिलती है, उस एरिया उस डिपार्टमेंट को साथ एफिशिएंसी क्या होता है वो भी बढ़ती है, यानी वो डिपार्टमेंट 100% प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाता है। ठीक है, और ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ फॉलो किया जाता है, मेजर तौर पे जो लार्ज कंपनीज होती हैं वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को ही वो ही फॉलो अप करती है। अब बात करते हैं कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। कमिटी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे ग्रुप्स बना दिया जाता है पीपल का, जिनको असाइन किया जाता है उस ग्रुप के अकॉर्डिंग उनके स्पेसिफिक टास्क, डिसीजन, प्रॉब्लम्स
जो ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कमिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, यहाँ पे कमिटी एक बना दी जाती है, भाई कमिटी बना दी गई, अब उसी कमिटी के अकॉर्डिंग उनको उनके टास्क असाइन कर दिए गए कि भाई कमिटी अलग अलग, जैसे हमने देखा कहीं ना कहीं सिमिलर होता है ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से, बस इसमें क्या है, इसमें कमिटी बना जाती है, जैसे फाइनेंस रिलेटेड कमिटी बना दी गई, ठीक है, परचेस की कमिटी अलग बना दी गई, वो सारा परचेस का काम देगी, एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड कमिटी बना दी गई, या फिर अलग जनरल मैनेजर है, सब लोग किसको रिस्पॉन्सिबल है, जनरल मैनेजर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी यहाँ पे क्या है, अलग अलग कमिटी बना दी जाती है, और वही कमिटीज जो भी टास्क उन्हें असाइन किया जाता है उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेने का काम भी वही कमिटी करेंगी, उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व करने का काम वही कमिटी करेंगी। तो बेसिकली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में भी कमिटी बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। और ये कमिटीज क्या होती है, बेसिकली एक कंपोज होती है इंडिविजुअल के साथ जिनके अंदर रेलेवेंट एक्सपर्टीज होती है और टास्क होता है जिसके जरिए स्पेसिफिक फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की जाती है। जैसा कि हमने अभी देखा था, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखा था भाई, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है ना, तो हर डिपार्टमेंट क्या होगा, सेम स्किल, सेम नॉलेज और सेम टैलेंट का हो रखा है, मतलब सेम उसकी क्वालिफिकेशन हो रखी है कि भाई सेल्स टीम में सेल्स का ही पर्सन है जिसे सेल्स के रिगार्डिंग नॉलेज है, उसमें प्रोडक्शन का पर्सन तो होगा नहीं है ना, उसमें टेस्टर डेवलपर तो आएंगे नहीं। तो कमिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हर टास्क के रिगार्डिंग क्या होता है, एक बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइजेशन में कमिटी बना दी जाती है, अलग अलग कमिटी, जैसे फाइनेंस कमिटी बना दी गई तो फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन वो देखेंगे, यानी उनको जो टास्क दिया जाएगा फाइनेंस के रिगार्डिंग दिया जाएगा। कॉस्ट कमिटी बना दिया, कॉस्ट कंट्रोल कमिटी बना दी तो वो क्या करेंगे, अगर एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कंपनी में तो उसे वो देखेंगे क्या ऐसा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है जिसे कंट्रोल करने की जरूरत है, जिसे कम करने की जरूरत है, ताकि हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सके, जो एक्स्ट्रा खर्चा है हम उसे कंट्रोल कर सके। परचेस कमिटी बना दी गई, वो क्या देखेगी भाई प्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो भी इनपुट की जरूरत है उसको किस तरीके से हम सही जेन्युइन रेट पर परचेस कर सके, या फिर हो सके हम कितना से कितना जो परचेस कर रहे हैं उसमें कितना बेहतर तरीके से निगोशिएट कर सके ताकि कंपनी का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें अलग अलग कमिटी बना देगी और उन्हें अलग अलग जो टास्क है उनके कमिटी के अकॉर्डिंग उन्हें असाइन कर दिए जाते हैं। और ये क्या कर रही है, ये आपस में जितनी भी कमिटी है सारी कमिटी एक दूसरे से कोऑपरेट करती है, और ये मैटर नहीं करता कि किसके रिगार्डिंग कमिटी बनाई गई, वो आपस में एक दूसरे कोऑपरेट करती है, और जो भी डिसीजन लिए जाते हैं सारी कमिटी के जरिए वो एक दूसरे को कमिटी क्या करती है, इन्फॉर्म करती है। जैसे भाई जनरल मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, फाइनेंस कमिटी बनाई, एग्जीक्यूटिव कमिटी बनाई, जनरल मैनेजर को अपॉइंट कर दिया, तब क्या करेगा, फाइनेंस कमिटी किसको रिपोर्ट करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, एग्जीक्यूटिव कमिटी किसे रिपोर्ट करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, जनरल मैनेजर किसे रिपोर्ट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। जनरल मैनेजर भी अपने अंडर में परचेस कमिटी बना दे रहा है, ठीक है, उसी के अंडर में प्रोडक्शन आ गया, मार्केटिंग आ गए, फाइनेंस आ गया, पर्सोनल आ गया, तो ये सब क्या है, ये सब एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, और जो भी डिसीजन इन कमिटीज के जरिए लिए जाते हैं वो क्या करते हैं, वो डिसीजन भी एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। तो ये तो बात हो गई कमिटी ऑर्गेनाइजेशन की, कमिटी किस तरीके से, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से फ्लो होता है ऑर्गेनाइजेशन का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज की। Which of the following best describe a centralized business structure? Centralized business structure को आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बेहतर तरीके से डिफाइन करता है, क्या होता है centralized business structure। ऑप्शन ए कह रहा है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो डिसीजन लेने का पावर है, जो ऑर्डर देने का जो राइट हो रखा है वो क्या है, वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों को दिया जाता है। बी कह रहा है की डिसीजन और जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर मेड बाय सिंगल इंडिविजुअल यूजली द ओनर, यानी जो मेजर डिसीजन लिए जाते हैं वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही सोल अथॉरिटी के जरिए ही लिए जाते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, चाहे डिसीजन लेना हो चाहे रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। सी कह रहा है टीम्स कलेक्टिवली डिसाइड ऑन रिसोर्स एलोकेशन एंड प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, यानी प्रॉपर टीम बनाई जाती है और वही डिसाइड करती है कि रिसोर्सेज का एलोकेशन किस तरीके से होगा, रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे किया जाएगा और पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज क्या होगी। लास्ट कह रहा है कि एक्सटर्नल कंसल्टेंट मेक ऑल द एसेंशियल बिजनेस चॉइस, यानी अलग से किसी पर्सन को हायर किया जाता है और वही डिसाइड करता है कि भैया क्या होना चाहिए मेजर डिसीजन, प्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, सेल्स कैसा होना चाहिए, मार्केटिंग कैसा होना चाहिए, यानी कोई एक्सटर्नल कंसल्टेंट आकर इसके रिगार्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो भाई सेंट्रलाइज्ड बिजनेस स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात हो रही है। सेंट्रलाइज्ड बिजनेस का मतलब क्या, सब कुछ सेंट्रल फॉर्म पे होगा, सब कुछ सिस्टम के अकॉर्डिंग हुआ, सिस्टमैटिक फॉर्म में सब कुछ चीजें चलेंगी, यानी कोई एक सिंगल अथॉरिटी होगी जिसको लेकर हर कोई लायबल होगा।
ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है आपका बी, यानी मेजर डिसीजन किसी एक सिंगल अथॉरिटी के जरिए लिया जाएगा, चाहे रिसोर्सेज एलोकेट करने की बात हो या डायरेक्शन इशू करने की बात हो या मॉनिटर और फीडबैक करने की बात हो, सब कुछ इसी सिंगल इंडिविजुअल के जरिए किया जाएगा। साथ ही साथ गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम भी इसी सिंगल अथॉरिटी के जरिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मेजर की फीचर क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है डिसीजन आर टेकन ओनली बाय द ओनर ऑफ द कंपनी, यानी जो कंपनी का ओनर है केवल वही डिसीजन लेगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि एम्प्लॉयज आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट एंड मार्केट, यानी जो एम्प्लॉय की जो ग्रुपिंग की जाती है, जो एम्प्लॉयज के जो डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं वो उनके प्रोडक्ट और मार्केट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है एम्प्लॉयज आर डिवाइडेड इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर, यानी जो एम्प्लॉयज को डिवाइड किया जाता है वो उनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग का पर्सन होगा जिससे स्किल होगी, टैलेंट होगा। फाइनेंस में फाइनेंस के रिगार्डिंग पर्सन होगा और एचआर में एचआर डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग पर्सन होगा, यानी उनके स्किल्स, उनके नॉलेज, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए दिए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइड किया जाता है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड फॉर टेम्परेरी प्रोजेक्ट ओनली, यानी जो डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं अलग अलग वो सिर्फ और सिर्फ कुछ टेम्परेरी प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं, परमानेंट ये डिपार्टमेंट्स नहीं होते हैं। तो भाई फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखा कि अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं। भैया हमने क्या पढ़ा था? फंक्शनल डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए, यानी एम्प्लॉयज का एचआर डिपार्टमेंट अलग बना गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग बना दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग बना दिया। तो क्या इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, एक सिंगल डिपार्टमेंट नहीं होता है। और लार्ज कंपनी से बेसिकली फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को ही अप्लाई किया जाता है। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर है आपका सी, कि एम्प्लॉयज को स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट, तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है अपना टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आपको क्या करना है, आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़ सकते हैं और उसके जरिए मुझसे अपने जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना फीडबैक भी मुझे इसी टेलीग्राम चैनल के जरिए दे सकते हैं ताकि मुझे ये पता चले कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल के जरिए जुड़ करके भी आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।